इरोजन है, कोशिश करेंगे आज ही विंड इरोजन शुरू करें, आज ही खत्म कर दें, सो दैट हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बचेगा, नेक्स्ट वीक में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, इरोजन बाय सी वेव्स और कास्ट टोपोग्राफी। आपका ये इरोजन खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी, लैंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, वी विल 45% कंप्लीट हो जाएगा आपका ज्योग्राफी, आपका 45% कंप्लीट। ओके, सिविल सर्विसेज में 4 बड़े ब्लॉक्स होते हैं, मतलब 4 पहाड़ होते हैं। ओके, पॉलिटी सबसे बड़ा पहाड़ है, उसके बाद आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। ओके, ये पहाड़ आपके कंप्लीट हो गए तो आपका बेस क्लियर हो जाता है। ओके, बाकी जो इथिक्स, इंटीग्रिटी है, आईआर है, ये 35, 30, 27, 36 लेक्चर्स के टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता। ओके, सबसे ज्यादा सिलेबस इन 4 चीजों का होता है। ओके, तो आपके जैसी लैंड ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, आपकी 45% ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। ओके, बस फिर एटमॉस्फेरिक ज्योग्राफी अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए कुछ ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, तो ड्राई एरियाज में क्लास, ड्राई एरियाज में इन ड्राई एरियाज आपके जो विंड एक्शन होता है वो प्रोमिनेंट होता है, जो विंड एक्शन है वो प्रोमिनेंट है। और ये विंड क्या करती है, अब क्योंकि जब जहां पे सूखा इलाका है, बारिश नहीं होती, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो वहां पे रेत के कण ज्यादा है, मिट्टी के कण ज्यादा है, तो जब विंड तेज चलती है तो अपने साथ में धूल के कण, मिट्टी के कण को लेकर के चलती है, और वो मिट्टी के कण, वो धूल के कण जब किसी पत्थर, रॉक्स, चट्टान, स्ट्रेटा से टकराते हैं तो वो उसमें एब्रेजन करते हैं, एब्रेजन टकराते हैं तो वो एक तरीके से उस चीजों को इरोड करते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये फिगर दिखाऊं तो जैसे अगर यही देख लीजिए। ओके, अभी हम पढ़ाएंगे ये यार्डंग्स हैं। ओके, तो दीज आर मेड बाय विंड टोपोग्राफी। ओके, ऊपर एक हार्ड रॉक है, नीचे सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक को विंड इरोड कर देगी तो आपके एक तरीके से पिलर नुमा आकृति बन जाएगी। ये सब आपके विंड इरोजन्स हैं, ये विंड इरोजन्स के थ्रू बना हुआ। ओके, तो ये पूरा का पूरा विंड टोपोग्राफी। हाँ, ये ओके, इंसलबर्ग इज डिफरेंट थिंग। नो नो नो, इंसलबर्ग मैं आपको बता रहा हूँ, इंसलबर्ग इज दिस इज इंसलबर्ग, वो इंसलबर्ग नहीं थे। हाँ, वो ये इंसलबर्ग, वो इंसलबर्ग नहीं थे। हाँ, ओके, तो ये इंसलबर्ग है। ओके, तो जो टोपोग्राफी है वो विंड इरोजन से है। विंड में जैसे ग्लेशियर में इरोड क्या करता, आइस नहीं इरोड करती ग्लेशियर में, ग्लेशियर के साथ जो पत्थर, कंकड़ और बोल्डर्स चल रहे हैं वो इरोड करते हैं। ऐसे ही विंड के साथ जो स्मॉल सॉफ्ट सॉफ्ट पार्टिकल्स चल रहे हैं, रेत के कण चल रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स चल रहे हैं, वो इरोड करते हैं। तो इसमें से सबसे बस जैसे एग्जांपल आ जाता है मशरूम रॉक। ओके, मशरूम रॉक क्या होता है, मशरूम रॉक में आपके दिस इज अ मशरूम रॉक, नीचे का एरिया कभी ये इस जमाने की, कभी इस तरह के आपके ये एरिया को, ओके, विंड एक्शन ने इस एरिया को, ये डेजर्ट्स में होता है, विंड एक्शन ने इस एरिया को इरोड कर दिया है, तो इस चीज को मशरूम रॉक्स कहते हैं। तो टुडे वी विल सी द डिफरेंट फीचर्स मेड बाय द विंड टोपोग्राफी। ओके, ओके, जैसे यार्डंग्स, दीज आर द यार्डंग्स। ओके, इसी तरीके से हम देखेंगे कि व्हाट इज सैफ या सीफ। सीफ इज, एनीबडी इन द क्लास, सीफ, सीफ इज द longitudinal sand dunes, सीफ इज longitudinal sand dunes, longitudinal sand dunes उसे सेफ कहते हैं। सेफ का जो वर्ड होता है SEIF, सेफ का मतलब होता है तलवार, अरेबिक वर्ड में होता है तलवार, सैफ, जैसे सैफ अली खान, SAIF, तो ये एक अरेबिक वर्ड है जो उसका मतलब होता है स्वॉर्ड। ओके, तो ये बिल्कुल सीधे सैंड ड्यून्स होते हैं, तो जब विंड का एक्शन पैरेलल इस लॉन्गिट्यूड्स में होता है तो ये रेत को ऐसे जबा वो बना देते हैं ड्यून्स को। तो ये आज के चैप्टर में हम सैंड ड्यून्स पढ़ेंगे, ये आपके
डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स पढ़ेंगे। हेडिंग डाली क्लास विंड इरोजन्स। विंड इरोजन्स हम कोशिश करेंगे आज ही शुरू करें और आज ही खत्म कर दें। वी विल नॉट टेक ओवर टू द अनदर डे। लिखे, वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट, वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट, वर्क ऑफ विंड इज मोर प्रोमिनेंट in desert areas, more prominent in desert areas where soil particles are loose due to lack of moisture and vegetation, where soil particles are loose due to सर एक बार रिपीट moisture. कर सकते हैं? Yes sir. Work of wind is more prominent in desert areas where soil particles are loose due to lack of moisture and vegetation, due to lack of moisture and vegetation. Full stop. This material is picked up by blowing wind. This material is picked up by blowing wind, picked up by blowing wind, and these material act as a tool. These material act as a tool in these material act as a tool in wearing down the rocks, wearing down the rocks. Full stop. The topography created by erosional and depositional work of wind, the topography created by erosional and depositional work of wind, erosional and depositional work of wind is known as aeolian topography. Aeolian topography. So stop. Next paragraph. However, this work of wind is limited to height close to ground. I hope ये समझ गए होंगे. This work of wind is limited to height close to ground. Limited to height close to ground because ज्यादा heavy particles wind carry नहीं कर सकती ऊपर. Limited to height close to ground. So wind action also depends upon size of grains. Wind action also depends upon size of grains carried above the ground. Full stop. The speed of the wind and length of time it continues to blow also influences erosion. Length of time it continues to blow also influences erosion. So stop. The wind which carry the sand particles or grains, wind which carry sand particles or grains perform following works. Number one,
डिफ्लेशन, डिफ्लेशन ये ज्योग्राफिकल टर्म है, एक इकोनॉमिक में है डिफ्लेशन। ओके, एंड व्हाट इज डिसइंफ्लेशन? डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन। व्हाट इज reflation? What is qflation? What is stagflation? What is sticky inflation? अभी आरबीआई ने रिपोर्ट में दिया, आपके इकोनॉमिक सर्वे में था, इंडिया इज फेसिंग स्टिकी इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट इज स्टिकी इन्फ्लेशन। अभी कुछ 2 महीने 1.5 महीने पहले वो जब इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, 1 महीने पहले, उसमें स्टिकी इन्फ्लेशन का जिक्र, और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा भी था कि व्हाट इज स्टिकी इन्फ्लेशन। अब यही सब चीजें मेंस के टॉपिक्स बन जाती हैं। स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता है? स्टिकी, चीजें चिपक रही हैं, मतलब भारत में फूड प्राइसेस स्टिकी इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में भी देखो आएंगे, ये सब चीज पढ़ेंगे। फूड प्राइस मतलब कुछ भी सरकार कितना भी एफर्ट कर ले, फूड प्राइसेस कूल डाउन हो ही नहीं रहे। तो स्टिकी इन्फ्लेशन क्या हो जाता है कि सरकार के एफर्ट्स के बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं गिर रहे हैं। और भारत में प्राइस इतनी आसानी से नीचे गिर भी नहीं सकते, क्योंकि हम भारत के लोग 140 करोड़ के लोग हैं। अब 140 करोड़ के लोग जहां रहेंगे तो भैया खाएंगे तो है ही ना। तो फूड इन्फ्लेशन तो भारत में हमेशा रहेगा ही रहेगा। मतलब इस गफलत में कभी मत आना कि भारत में महंगाई कम हो जाएगी, हो ही नहीं सकती सर। आधी जनता हो जाए महंगाई कम हो जाएगी, पर जनता भी तो बहुत ज्यादा है। तो स्टिकी इन्फ्लेशन ये सब चीज पढ़ाऊंगा। स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्टिकी इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन तो होता है कंटिन्यूअस आपका मांग का गिरना, कंटिन्यूअस आपके जो डिमांड है उसका गिरना, तो डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन होता है कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस, कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइसेस, डिफ्लेशन इकोनॉमी में। डिसइन्फ्लेशन मतलब आज इन्फ्लेशन 9% रहा, सपोज भगवान ना करे कभी 9% इन्फ्लेशन हो, मतलब आज इन्फ्लेशन सपोज 7% रहा, कल हल्का सा 6.5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 6.4 हो गया। तो जो हल्का सा जो गिरता है उसे कहते हैं डिस इन्फ्लेशन। आंसर एक और भी टर्म है श्रिंकफ्लेशन। है जी सर, श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन तो बहुत कॉमन है। श्रिंकफ्लेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैगी एंड पार्ले जी। कभी आज से 3 साल पहले मैगी का साइज देखो, मैगी बड़ा साइज में आता था। ओके, मतलब आप एक खा लेते तो आपको लगता था कुछ खाया है। अब क्या है, अगर आपको पेट भरना है तो जब आप 2 खा लेते तो लगता है कुछ ज्यादा खा लिया, और एक से पेट भरता नहीं है। अब क्योंकि क्या करते हैं कि उन्होंने प्राइस बढ़ा नहीं सकते, प्राइस बढ़ाएंगे। पार्ले जी ने भी यही किया, छोटा वाला 5 रुपए में पार्ले जी देख लीजिए, साइज छोटे में छोटा होता जा रहा है। उसे कहते हैं बेटा श्रिंकफ्लेशन। अब प्राइस बढ़ा देंगे तो कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएंगे, तो कहते हैं क्वांटिटी कम कर दो, प्राइस वही रखो, क्वांटिटी पढ़ो। इन्फ्लेशन में कई तरह के, दौड़ती मुद्रास्फीति, कूदती मुद्रास्फीति, लहराती मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। जंपिंग इन्फ्लेशन, ओके, गैलेपिंग इन्फ्लेशन, ओके, तो बहुत तरह की मुद्रास्फीति है। स्टिकी, जैसे स्टिकी इन्फ्लेशन, शू इन्फ्लेशन। ओके, आपके पास कोई से भी इकोनॉमी किताब हो, आई विल, जैसे मैंने आपको पॉलिटी में आई विल टीच हियर पॉलिटी, तो आई विल टीच हियर इकोनॉमी। मैं किसी, मेरी कोई बेस इस किताब नहीं है। हाँ, और जो आपके पास बेस किताब होगी वो डेफिनेटली मैंने पढ़ी होगी, बट हाँ आपको यहाँ पे हम, अब कल इकोनॉमी की क्लास है, कल इकोनॉमी में हम नेशनल इनकम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और परसों से शुरुआत करेंगे। पहला ही क्वेश्चन मेंस का होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई क्या होता है। ओके, तो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को हम ये करेंगे। ओके, तो कल इकोनॉमी की क्लास है, डोंट मिस द इकोनॉमी क्लास। तो यहां डिफ्लेशन मतलब हवा पार्टिकल्स को कैरी कर रही है, तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। यहां इकोनॉमी वाला डिफ्लेशन नहीं। ओके, ठीक है। डिफ्लेशन नंबर 1, रिमूविंग लिफ्टिंग एंड कैरिंग अवे, रिमूविंग लिफ्टिंग एंड कैरिंग अवे dry unsorted dust particles by winds, dry unsorted dust particles by wind, dry unsorted, छोटे मोटे बड़े, unsorted dust particles by wind,
It causes depression known as blowouts. It causes depression known as blowout. Depression known as blowout. Point number 2. ये तो हो गया डिफ्लेशन. एब्रेशन नेक्स्ट है. एब्रेशन. Abrasion. When wind loaded with sand grains, when wind loaded with sand grains with sand grains erodes the rock by grinding against its wall. Erode the rocks by grinding against its walls. Erode the rock by grinding against its walls. It is called abrasion. It is called abrasion or sand blasting. It is called abrasion or sand blasting. इसे abrasion भी कहते हैं और sand blasting भी कहते हैं. और लास्ट लिखिए क्लास, एट्रीशन. एट्रीशन वैसे पानी में भी होता है, मैं लिखवा चुका हूं एक बार. एट्रीशन रिवर में जब विंड्स के साथ कई पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो आपस में लड़ करके टूटते हैं, उसे एट्रीशन कहते हैं. एट्रीशन. एट्रीशन रिफर्स टू वियर एंड टियर ऑफ द सैंड पार्टिकल्स. एट्रीशन रिफर्स टू वियर एंड टियर ऑफ सैंड पार्टिकल्स of sand particles while they are being transported. While they are being transported. Full stop. देखिए, following surface features are formed by erosional work of wind. Following surface features are formed by erosional work of wind. Number 1, mushroom rocks. Number 1, mushroom rocks. Mushroom rocks. Mushroom rocks मतलब इसका नीचे का एरिया सॉफ्ट रॉक का होता है, ऊपर का एरिया हार्ड रॉक का होता है. तो नीचे के एरिया को वो इरोड कर देता है, बट ऊपर वो हैवी सा रहता है. तो उस चीज को कहते हैं मशरूम रॉक या रॉक पेडेस्टल कहा जाता है. ओके, लिखेगा मशरूम रॉक्स. नंबर 1, द मैक्सिमम इरोजन ऑफ अपस्टैंडिंग मास ऑफ रॉक्स. द मैक्सिमम इरोजन ऑफ upstanding mass of rocks occurs slightly above its ground level. Occurs slightly above its ground level. The maximum erosion of an upstanding mass of rocks occurs slightly above its ground level. Where sand content in air is high. Where sand content in air is high. When strong winds blows continuously. When strong winds blows continuously in dry areas, they erode the base of the rocks. They erode the base of standing rocks. They erode the base of standing rocks. Standing rocks. And thus
the lower portion of rocks are eroded. Lower portion of rocks are eroded, and it assumes the form of mushroom. And a rock assumes the form of mushroom. Rock assumes the form of mushroom. It is also known as rock pedestal. It is also known as rock pedestal. Rock pedestal. This feature is known as Gara, G-A-R-A, in Arabia. This feature is known as Gara in Arabia. Gara in Arabia. Mushroom rocks are found in Jodhpur in Rajasthan. Mushroom rocks are found in Jodhpur region in Rajasthan. Jodhpur region in Rajasthan. Full stop. Okay. Next, heading डालिए class. Zeugen. Zeugen. Z-E-U-G-E-N. कितने लोग आईसीएसई बोर्ड से हैं? एक दो. आईसीएसई बोर्ड में तो ये है, ये सारे टॉपिक्स हैं 10th तक है, बट सीबीएसई बोर्ड में ये सब नहीं. सीबीएसई बोर्ड में ये 11th 12th का टॉपिक. ओके, जो लोग हैं उन्हें याद है ये सब चीज पढ़ी हुई है. ओके, नहीं याद है. हम काफी लोग रिग्रेट करते हैं कि अगर 10th में मालूम हो जाता कि आईएएस की तैयारी करनी है तो बहुत ध्यान से पढ़ते. ओके, रियोजन में देखो क्या होता है बेटा. इफ दिस इज मतलब एक सरफेस है. ओके, एक सरफेस है और सरफेस पे आपके हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर इन द एक अल्टरनेट एरिया में. हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, ये हार्ड रॉक्स है, और जो इसकी खाली जगह है वो सॉफ्ट रॉक्स है. यहाँ सॉफ्ट रॉक्स थे. ओके, तो क्या होगा, इस हार्ड रॉक को विंड्स इरोड नहीं कर पाएंगे. ओके, हार्ड रॉक को विंड्स इरोड नहीं कर पाएंगी, और सॉफ्ट रॉक को मतलब ये किसी समय में ये ऐसे चट्टान रही होगी. यहां पे आपके सारे के सारे सॉफ्ट रॉक थे, सॉफ्ट रॉक थे, सॉफ्ट रॉक थे, सॉफ्ट रॉक थे. विंड ऐसे आई, सॉफ्ट रॉक को खत्म कर दिया, सिर्फ हार्ड रॉक्स बचे हैं. तो ये जियोजन एक तरीके से इट्स लाइक अ टेबल ऑन द लैंड, कि कुछ दूर दूर पे बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े हैं पर बीच में जगह खाली, क्योंकि विंड्स ने इस एरिया को इरोड कर दिया, सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया. समझ में आया क्लास? उसे इस फीचर को कहते हैं जियोजन. लिख लीजिएगा जियोजन. The rate of erosion is different in hard and soft rocks. The rate of erosion is different in hard and soft rocks. When such hard and soft rocks, the rate of erosion is different in hard and soft rocks. When such hard and soft rocks are arranged almost in horizontal layers, parallel to the earth, the soft rocks are eroded fast. While the hard rocks looks like tables on the soft rock, and this feature is known as Zeugen.
दिस फीचर इज नोन एज ज़्यूजेन। समझ में आ रहा है ना क्लास? ओके, नेक्स्ट यार्डंग्स। यार्डंग, YARDNG, यार्डंग्स। यार्डंग्स, यार्डंग जियोजन की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक इतने स्पेसिफिकली अरेंज नहीं होते, मतलब इट्स लाइक इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। ओके, मेकिंग यू सी द थिंग्स, मतलब ये एक तरीके से, ये जो बीच में ग्रूव्स देख रहे हैं ये सॉफ्ट रॉक के थे। ओके, पर हवा ने इस बीच के ग्रूव्स को, सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया, तो बचे जो इरेगुलर शेप्स हैं वो बचे यार्डंग्स। ओके, यार्डंग्स लिखिए क्लास, अ सीरीज ऑफ शार्प इरेगुलर रॉक क्रेस्ट, सीरीज ऑफ शार्प इरेगुलर रॉक क्रेस्ट separated from one another, series of sharp irregular rock crest, series of sharp irregular rock crest separated from। तो यहां पे आपने ये चीज देख लिया कि विंड्स कुछ इस तरीके से ब्लो करती हैं, सॉफ्ट रॉक से इरोड कर देंगी, सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देंगे और हार्ड रॉक को इरोड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जो ग्रूव्स बन जाते हैं उन्हें आपके यार्डिंग्स कहते हैं। लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन, a series of sharp irregular rock crests separated from one another by deep grooves, series of sharp irregular rock crests separated from one another by deep grooves is known as yardungs, separated by one another by deep grooves is known as yardungs। So sir, it forms where the wind blows steadily, it forms where the wind blows steadily, either vertically or slightly tilted, vertically or slightly tilted, alteration of hard and soft rock, slightly tilted, alteration of hard and soft rocks, hard and soft rocks, due to wind actions the soft rocks are eroded, due to wind action the soft rocks are eroded, soft rocks are eroded and form long furrows, and form long furrows, FURROWS, long furrows between deeply undercut overhanging ridges of hard rocks, overhanging ridges of hard rocks, overhanging ridges of hard rocks, full stop। Next, देखिए क्लास, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, आज भी आपको मैं एक मेंस का क्वेश्चन, दो मेंस के क्वेश्चन दूंगा। ओके, जिनका मेंस है वो तो जरूर मेरे को लिख करके दिखा दीजिएगा, बाकी लोगों के लिए श्रद्धा है जितने। ओके, ओके, इंसेलबर्ग, INSELBERG, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग फीचर ये रहता है कि जब एक सॉफ्ट रॉक के एरिया में एक लौता बड़ा सा हार्ड रॉक हो तो क्या करेगा,
मतलब यहाँ पे सब पूरा सॉफ्ट रॉक का स्ट्रेटा था और ये हार्ड रॉक्स थे। तो विंड्स ने सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया पर हार्ड रॉक को इरोड नहीं कर पाए। तो इट इज लाइक रॉक, बड़े से सॉफ्ट रॉक के एरिया में हार्ड रॉक्स आइलैंड की तरह खड़े। इंसलबर्ग है, ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये है ये ऑस्ट्रेलिया का। ओके ओके, ये इंसलबर्ग, ओके, ये अफ्रीका का है इंसलबर्ग। देखिए, the total effect of wind action, the total effect of wind action is to reduce, the total effect of wind action is to reduce the bedrock into level plane, reduce bedrock into level plane, bedrock into level plane. However, its action on hard rock is minimal. It's मतलब wind's action on hard rock is minimal. Minimal. And thus hard rocks stands out here and there. Thus hard rock stands out here and there. There. Such a feature is known as, such a feature is known as Inselberg, Inselberg Inselberg. So it is a German word which means island mountain. It is a German word which means island mountain. Island mountain. Next लिखे क्लास, अर्थ पिलर और डेमोजील। अर्थ पिलर और डेमोजील, DEMOI SELLI, SELLI, डेमोजील। अब इसमें क्या होता है, कई बार सपोज आपको अगर मैं इसी फीचर में दिखा दूं कि सपोज एक सॉफ्ट रॉक के ऊपर एक हार्ड रॉक की लेयर होती है, हार्ड रॉक की लेयर होती है, तो जो विंड एक्शन आ रहा है वो सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देगा और हार्ड रॉक को इरोड नहीं कर पाएगा। तो एक अर्थ पिलर बन जाता है जिसके ऊपर आपके हार्ड रॉक रहता है, जिस कारण से ऊपर का एरिया प्रोटेक्टेड रहता है सॉफ्ट रॉक, उसे अर्थ पिलर कहते हैं। लिख लिख क्लास, ऑफन हार्ड रॉक लाइंग ओवर सॉफ्ट एरियाज, ऑफन हार्ड रॉक्स lying over soft areas protected from erosion, often hard rock over a soft area protected from erosion when the surrounding soft rock is eroded by wind, when the surrounding soft rock is eroded by wind, is eroded by wind, the soft rocks lying beneath the hard rocks, the soft rocks lying beneath the hard rocks remains intact, remains intact, and earth pillar and demosil, earth pillar or demosil is formed, an earth pillar or demosil is formed. Full stop. Clear है guys? Next.
डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड, हेडिंग डालिए क्लास, डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड, डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। तो डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड में सबसे पहले जो विंड डिपॉजिट करती है, विंड विंड कहां डिपॉजिट करती है? विंड की जैसे ही स्पीड फ्लो होती है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, या विंड के आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी तो वो वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। तो ये सबसे ज्यादा डिपोजिशन आपके जो वर्क विंड का दिखता है वो आपके दिखता है आपके दिस, ओके। इसे कहते हैं रिपल मार्क्स। से जो आपने रेत में देखे होंगे ना, रेत में हल्के हल्के से सैंड ड्यून्स नहीं है, ये रिपल मार्क्स है, ओके, रिपल मार्क्स है। तो लिखिए क्लास, डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। When the velocity of the wind decreases, it starts dropping its load. When the velocity of the wind decreases, it starts depositing its load. It starts depositing its load. The important features, the important features made by depositional work of wind, made by depositional work of wind are: number one, ripple marks, RIPPLE, ripple marks. Ripple, RIPPLE, ripple marks. देखिए, ripple marks are depositional features on a small scale formed by formed by formed by saltation, formed by saltation that is transport of hard particles, that is transport of hard particles over an uneven surface, over an uneven surface in a turbulent airflow, in a turbulent airflow, turbulent airflow. Full stop. Next, sand dunes. Number two, sand dunes. Okay, sand dunes. ये जो सैंड ड्यून, ये बरखान है, ओके, या जो कुछ बरचांस हैं, कुछ लोग बरचांस कहते हैं, कुछ बरखान्स कहते हैं, ये एक्चुअली बरचांस हैं। इट इज लाइक अ टाइप ऑफ सैंड ड्यून, ओके। जैसे ये जो सेफ, ये लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है, जिसे अरेबिक वर्ड में सैफ कहा जाता है, ओके। लिख ली क्लास। A sand dune is the most important feature formed by sand dune is the most important feature formed by depositional work of wind, formed by depositional work of wind. It is a mound, a hill or a ridge of sand. It is a mound, a hill or ridge of sand with a crest, mound, M-O-U-N-D, mound, comma, a hill or a ridge of sand with a crest, C-R-E-S-T, with a crest, with a crest or a summit, or a summit, summit
The sand dunes are heaps or mound of sand found in deserts. Sand dunes are heaps, heaps or mound of sand found in deserts. Their height vary from few meters to 20 meters high. Their height vary from few meters to 20 meter high. दुबई में आपने देखा होगा ना, जीप सफारी होती है, सैंड ड्यून सफारी होती है, तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपको वो बड़े एसयूवी में ऊपर से नीचे तक, और आपके एसयूवी में ऊपर से नीचे तक सफारी कराते हैं. ओके, दे आर फ्रॉम फ्यू मीटर्स टू 20 मीटर्स हाई, few meters to 20 meters high. They are of different shapes and sizes. They are of different shapes and sizes. So stop. Sand dunes have a tendency to shift their position. Sand dunes have a tendency to shift their position and migrate in the direction of wind. Sand dunes have tendency to shift their position and migrate in the direction of wind. Migrate in the direction of wind. So stop. This is due to the shifting of sand. This is due to the shifting of sand from the windward slope to the leeward slope. This is due to the shifting of sand from the windward slope to the leeward slope. Windward, W-I-N-D, W-A-R-D, windward, और leeward, L-E-E-W-A-R-D. ये windward slope और leeward slope आप 7th 8th के जनरल स्टडीज के चीजों में है. ओके, महाराष्ट्र में विदर्भ विंडवर्ड साइड आता है या लीवर्ड साइड आता है? लीवर्ड साइड आता है. विंडवर्ड साइड कोंकण आता है. मतलब जो विंड को फेस करे वो विंडवर्ड है, जो विंड को के बाद जो ऑब्स्टेकल आता है उसके बाद जो आता है उसे लीवर्ड साइड कहते हैं. ओके, तो ये अभी हम पढ़ाएंगे जब हम आपको एटमॉस्फेयर में ओरोग्राफिक रेनफॉल पर. हाँ, मराठवाड़ा नहीं, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ. मराठवाड़ा की ऐसे आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते सर. हाँ, ओके, आपके जैसे कोंकण है तो टोटली विंडवर्ड साइड में आ जाता, टोटली विंडवर्ड साइड में. ओके, पर अब आप अगर आप ऐसे कहोगे मराठवाड़ा का, तो उसके लिए तो फिर आपको ज्योग्राफिकल वो चीज देखना पड़ेगा ना. वेस्टर्न घाट्स तो वहां भी है ना, वेस्टर्न घाट के साइड के पूरा. हाँ, ओके, लिखे क्लास. नेक्स्ट लिखेगा बरखांस. बरखांस, बरखांस. अब स्पेलिंग देख लेना क्लास, अलग अलग किताब में अलग अलग स्पेलिंग दे रखी है. कई जगह BARCHANS दे रखी है, BARKHANS दे रखी है. स्पेलिंग दोनों सही है. ओके, ओके, तो कुछ लोग इसे बरचांस कहते हैं, कुछ लोग इसे बरकांस कहते हैं, और कुछ लोग इसे बरखांस कहते हैं. भाई जहां पे आपको, अब जैसे आप मशरूम राउंड लिखोगे, मैं रॉक पेडेस्टल लिखूंगा, कोई तो नहीं, कोई चीज नहीं. ओके, अब मेरे से एक मेंस के स्टूडेंट ने पूछा, सर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं मेंस में? तो हमने कहा शॉर्ट फॉर्म आप तभी लिख सकते हैं जैसे आपने पहले, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपने शुरुआत में एग्जांपल इज इक्वल टू ईजी लिख दिया हो. नहीं नहीं, क्वेश्चन के आंसर के लिखने के स्टार्ट में. ओके, फिर उसके बाद आप इजी इजी लिखते जाए. ओके, जैसे हम लोग की आदत होती है ना, अब अभी 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 मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पेन की रिफिल है ना, अभी जो लोग मेंस देंगे ना, आपकी वॉइस तो कहने का मतलब ये है, जब आप इतना इतना ज्यादा लिखना होता है तो कई बार आप शॉर्टकट इस्तेमाल करते हो.
तो जस्ट सपोज तो आपने पहले लिखा दिया ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ओजीएन, फिर आप बीच में आप ओजीएन इस्तेमाल करोगे, पर सीधे आपने ओजीएन इस्तेमाल कर दिया ना, तो यू आर गिविंग द एग्जामिनर फुल लिबर्टी टू कट द मार्क्स। है थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, आपको मालूम होना पड़ेगा। अगर सपोज मेरी आदत थी, मैं बिकॉज को हमेशा बी ऑब्लिक सी लिखता था, क्योंकि मेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो डिक्टेशन डिक्टेट कर रहा हूँ ना क्लास, ये जितने पे हमें मिलता था, मतलब दिल्ली में अगर जाओगे टॉप इंस्टीट्यूट्स में, वो मेरे से डबल स्पीड से डिक्टेशन डिक्टेट करते हैं। यहाँ तो मैं आपके साथ कॉपरेट करके चलता हूँ कि लिख लो, वहां वो कॉपरेट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आपको ये सीखना पड़ेगा, और अगर अगर छूट गया तो अपने फ्रेंड से कॉपी करके कॉपी कर ले। मतलब मैं रविंद्र सर की क्लास में रहा हूँ, वाजीरामन रवि में, रविंद्र सर नहीं रुकते, तो वहीं से हम लोग ने ये सब सीखा, बिकॉज, ओके, आर्टिकल, ART, ओके। तो अब मेरी आदत थी बिकॉज को इस तरीके से लिखने की, तो शुरुआत में पहले क्वेश्चन से पहले मैं ये लिख देता था बिकॉज, आंसर से पहले B/C, क्योंकि आप फ्लो में नहीं ध्यान रहते ना कि कब आपका B/C, मतलब आप बिकॉज लिखते जा रहे हैं। बिकॉज जो जिस जिस लैंग्वेज में आप प्रैक्टिस करेंगे वही चीज आप। और एक चीज बात करूँ, और एक और सेकंड चीज, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से डिसाइड कर लीजिए ना कि कौन सा मेंस में पेन इस्तेमाल करें। सबसे मतलब, जैसे एक होता है बटरफ्लो पेन है, बढ़िया पेन है, मतलब ओके है। किसने कहा जल से लिखना, और किसने कहा जल से लिखना होता है, जल जल जल, ओके ओके। तो सबसे आप जिस पेन से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वही पेन लेके जाना। ये नहीं कि आज एग्जाम है, आज तो ये मैं फाउंटेन पेन लगाऊंगा और बहुत अच्छा लिखूंगा, इतनी स्लो स्पीड हो जाएगी कुछ कहने को नहीं। तो आपने देखा होगा जो सस्ते 5-6 रुपए वाले पेन आते हैं ना, वो 10 रुपए वाले सबसे बढ़िया पेन। ओके, तो ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है, बिकॉज वहां आपको 3 घंटे के अंदर, मतलब 2,500 से ज्यादा शब्द लिखने पड़े, 2,500 से ज्यादा है। तो अपने नहीं, तो मैं मना नहीं है सर, और उसकी आदत होगी शुरुआत से। हाँ, तो बस वही तो, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आदत हो जाएगी। सचिन भी तो सबसे हैवी बैट से खेलता था, ओके, आदत हो जाएगी। तो ये तो आपके ऊपर ना, ये अब ये शुरुआत से इनकलकेट करने वाली आदत होती है। स्कूल के होता ना, स्कूल के एग्जाम में पेरेंट्स हम लोगों को नया पेन या नई पेंसिल, वो दिन गए। यहाँ आप उससे लिखोगे जिससे आप सबसे तेज लिख सकते। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10 से 12 रुपए वाले पेन से बढ़िया पेन कोई चल नहीं सकता। वो इतना स्मूथली चलता है, 10 से 12 रुपए पेन वाला ना, वो, हाँ, जो ये वाला और जो इस टाइप का, हाँ, वो सबसे बढ़िया पेन चलता है। ये तो कहीं रुकता नहीं। ओके, तो ये चीज छोटी छोटी चीजें जो मेंस के लिए हैं, ओके, लिखेगा। और ध्यान रखिएगा, अभी आपके मेंस में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी मेंस आंसर राइटिंग, आंसर ओरिएंटेशन क्लासेस होंगी। हाउ टू राइट द मेंस आंसर इफेक्टिवली, मतलब जो आपको मालूम है उसे इफेक्टिवली कैसे लिखा जाए, उसकी भी हम आपकी कम से कम क्लासेस करवाएंगे ठीक ठाक, ताकि, मतलब, एक होता है पता है हम लिख देंगे, एक होता है पता है उसको सही तरीके से कैसे लिखना है। तो कनिका मैम विल टेक द क्लास, ओके, कनिका अग्रवाल मैम will take the class, she will take the class of this means answer writing sessions, okay। तो क्लास में यहाँ आपको, मतलब, कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आए तो वो वेल इक्विप्ड होकर के मेंस में फेस कर सके, ठीक है। वो क्लास को हम डेलिबरेटली अभी सितंबर में इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि पहले कम से कम 1 महीना आपके पास कंटेंट तो हो, जो तब जब आप कुछ लिखोगे तभी तो वो अपना क्वालिटी इवेल्युएशन होगा ना, जब लिखोगे नहीं तो क्वालिटी इवेल्युएशन होगा क्या, ठीक है गाइस, ओके। तो लिखिएगा बरखान्स, बरखान्स, बरखान्स इज द टिपिकल सैंड ड्यून, बरखान इज द टिपिकल सैंड ड्यून, is the typical sand dune with a crescent shaped front, with a crescent, चंद्रनो
चंद्रमा नुमा, चंद्रनुमा विद क्रिसेंट, ये देखिए चांद होता है, ईद का चांद, विद क्रिसेंट shaped front, having two horns or wings towards the leeward slope, having two horns or wings towards the leeward slope, towards the leeward slope. अब जो बोल रहा हूं ये पॉइंट ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है. It has a convex windward side. It has a convex windward side. Convex windward side. ये देखिए, अगर आप इस फीचर को देखेंगे ध्यान से, ऐसे तो ये कॉन्वेक्स है ना, विंडवर्ड साइड, ये हल्का सा कॉन्वेक्स शेप है ना, एंड कॉनकेव लीवर्ड साइड, ये कॉनकेव शेप. ओके, कॉन्वेक्स विंडवर्ड साइड. बरखान इज अ टर्किश वर्ड मीनिंग सैंड हिल. Barkhan is a Turkish word meaning sand hill in Kyrgyz steppes. Barkhan is a Turkish word meaning sand hill in Kyrgyz. In Kyrgyz steppes is a Turkish word meaning a sand hill in Kyrgyz steppes. The essential condition for Barkhan is constant wind direction. The essential feature of Barkhan is the constant wind direction and limited supply of sand. Essential condition for Barkhan is constant wind direction. एक जैसी हवा बहती रहे. अगर आप देखोगे हल्के हल्के ये बनी है लाइनें. ओके, and limited supply of land, there's limited supply of sand. अगर सैंड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बरखान नहीं बनेगा, सैंड ड्यून बन जाएगा. and limited supply of sand, supply of sand. Next, longitudinal sand dunes or SAF. ना इतना भी नहीं बेटा, प्रोफेसर नहीं बनना है. मेरे सर बोलते थे प्रोफेसर नहीं बनना है, हाँ पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम टू द पॉइंट आंसर दो. ओके, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स और सैफ. लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून और सैफ. सैफ SEIF है, सैफ अली खान वाला नहीं है. ओके, SEIF, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स और सैफ. These are the long narrow ridges of sand. ध्यान रखिएगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्पल. रिप्पल अलग है, रिप्पल अलग है. ये बहुत लंबी सैंड की पतली वो होते हैं, टीले होते हैं रेत के. ओके, दीज आर लॉन्ग नैरो रिजेस ऑफ सैंड lying parallel to the direction of winds, lying parallel to the direction of winds, and running often great distance, सैफ इज एन अरेबिक वर्ड. ये लिख दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. अच्छा, बढ़िया है. जैसे मशरूम रॉक इज नोन एज गारा इन अरेबिक. सैफ इज एन अरेबिक वर्ड मीन्स स्वॉर्ड. सैफ इज एन अरेबिक वर्ड मीन्स स्वॉर्ड. मिडीवल इंडिया में एक ऑफिसर, दो ऑफिसर होते थे जिन्हें कहा जाता था मिडीवल इंडिया में दो ऑफिसर होते थे, अहले कलम एंड अहले सैफ. तो अहले सैफ मतलब मिलिट्री, मतलब जिनको जो मिलिट्री में अपने मास्टर रखते थे, जो सेनापति अति होते थे, उन्हें कहते थे अहले सैफ. जो काजी होते थे, जो ऑफिस वर्क करते थे, उन्हें कहते थे अहले कलम. ओके, तो यहाँ सैफ जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है तलवार. ठीक है, तो मतलब ये चीज आपको बता रहा हूं कि व्हेन यू रीड थिंग्स, कल जो अभिसार कह रहा था, जब आपका जो ट्रेडिशनल जीएस बड़ा स्ट्रांग होता है ना, तो आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हो. अब ज्योग्राफी में सैफ पढ़ा ना,
तुरंत आपका जाएगा अरे मैंने तो मिडिवल इंडिया में भी पढ़ा ना एहले सर्कल। मिडिवल इंडिया में जो ऑफिसर्स को दो वर्गों में बांटा जा सकता था। मतलब सपोज मिडिवल इंडिया में अगर किसी ऑफिसर्स को आप वर्ग में बांट कर दो में होते थे। एक जो टोटल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे उन्हें कहा जाता था अहले कलम, और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे उन्हें कहा जाता था अहले सैफ। जैसे मैंने डिफ्लेशन वर्ड बताया ज्योग्राफी, पर वो फिर इकोनॉमी में भी आता है, डिफ्लेशन इकोनॉमी में भी होता है। ओके, तो लिख लीजिएगा। यस मैम बोलिए। हाँ नहीं, पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है बेटा, नहीं बट पिक्चर भी है डिफरेंट है बेटा। यहाँ पे क्या है, देर इज मतलब यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स होते हैं, लेट मी कंप्लीट, फिर मैं आपको, फिर शायद आप खुद समझ जाओ या फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। ओके, लिखिए सैफ इज एन अरबी वर्ड मींस स्वॉर्ड। These are sharp and narrow sand ridge. These are sharp and narrow sand ridge which are made due to dominant winds blow. Which are made due to dominant wind blows straight along the corridor. Straight along the corridor. Dominant wind blows straight along the corridor. Straight along the corridor between the lines of these dunes. Between the lines of these dunes, so that they are swept clear of sand. So that they are kept clear of sand. Clear of sand. अब बेटा ये रिपल मार्क से कैसे डिफरेंट है? रिपल में कोई इतने प्रोमिनेंट नहीं होता था। रिपल में आपके जो जो विंड्स हैं, विंड्स जो सैंड इकट्ठा है कर रही, जो सैंड के ऊपर अगर विंड ब्लो करेगी तो वो एक तरीके से रिपल मार्क क्रिएट कर देगी, वो डिस्टर्ब कर देगी। बट दीज आर ये प्रीडोमिनेंट सैंड ड्यून्स हैं जो बीच में विंड का डायरेक्शन चलता है और जो विंड इस एरिया को क्लियर करती जाती है और बीच में आपके रेत के टीले इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए ये डिफरेंट है रिपल मार्क्स। ओके, लास्ट लिखिए क्लास, लोएस। लोएस LOESS, लोएस। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोएस की मिट्टी कहां मिलती है? चाइना। चाइना में, मंगोलिया, चाइना, गोबी डेजर्ट, लोएस। लिखिए, और ये लोएस मिट्टी बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। ओके, मतलब विंड जब कहीं जगह जगह से मिट्टियों को हवा में उड़ा करके एक जगह इकट्ठा कर दे तो वो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अनसॉर्टेड मिट्टी होती है, अलग अलग जगह की मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी फर्टाइल बहुत होती है। तो चाइना के कई एरिया में लोइस मिट्टी पाई जाती है, विंड आकर के वहां पे डिपॉजिट करती है तो उस मिट्टी को लोइस अर्थ, लोइस आपके मड कहा जाता है, और वो विंड डिपोजिशनल फीचर से ही बनती है। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास, fine particles of sand are suspended in wind. Fine particles of sand are suspended in winds. They are carried over long distance. They are carried over long distance. Long distance. Much away from their source of origin. Much away from their source of origin. And deposited there as loess. Deposited there as loess. It contains silt, clay, and some sand. It contains silt, clay, and some sand. Sand, lowest form very fertile soils. Lowest form very fertile soils. Extensive loess deposits are found in northern China. Extensive loess deposits are found in northern China. Great Plains of North America. Great Plains of North America.
Central Europe, Central Europe, parts of Russia and Kazakhstan, parts of Russia and Kazakhstan, Central Europe and parts of Russia and Kazakhstan. भाई यूक्रेन वाला इलाका. The thickest lowest deposits are near the thickest lowest deposits are near मिसौरी रिवर. मिसौरी रिवर कहाँ बहती है? अमेरिका. मिसौरी रिवर इन यूएसए. मिसौरी रिवर इन यूएसए and Yellow River, China. And Yellow River, China. In Asia, Loess accumulates or builds up. Loess accumulates or builds up at the edges of deserts. Builds up at the edges of desert. For example, they are generally found in the starting of Gobi deserts. They are generally found in the starting of Gobi deserts. Full stop. Loess often develops into extremely fertile agricultural soil. Loess also develops into extremely fertile agricultural soil. Loess often develops into extremely fertile agricultural soil. It is full of minerals and drains water very well. It is full of minerals and drains water very well. It is full of minerals and drain water very well. Full stop. And here we finish with the wind. Okay. Write a question. Okay. नए स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा टफ होगा, बट हाँ इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है. देखिए, मेनका गांधी केस 1975. मेनका गांधी केस 1975 is one of the landmark judgment. Is one of the landmark judgment that gave a new perspective. That gave a new perspective to the part third of the Constitution. To the part third of Constitution, and brought a shift in the approach of judiciary. And brought a shift in the approach of judiciary. Full stop. Elaborate. Elaborate. And brought a shift in the approach of judiciary. Elaborate. Okay. ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है. ओके. एक और क्वेश्चन लिख लो. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं जनरल पीसीएस में. आईएएस लेवल के थोड़े से इससे थोड़े टफ होते हैं. द पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी is the mother of all parliamentary committees. Is the mother of all parliamentary committees. But it has been reduced to a toothless watchdog. But it has been reduced to toothless watchdog. Full stop. Toothless watchdog.
comment on the effectiveness of PAC. Comment on the effectiveness of PAC. Comment on the effectiveness of PAC in holding executive accountable to legislature. Second जो tail question important है, comment on the effectiveness of PAC in holding executive accountable to the legislature. Executive accountable to the legislature. ठीक है? Comment on the effectiveness of PAC in holding executive accountable to the legislature. Okay, दोनों 250 वर्ड के हैं. 250 वर्ड में भी आसान है. मैं 150 वर्ड दे देंगे ना तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा. कारण क्या है, उसमें आपको बहुत सारी चीजों को बहुत कंसाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अभी मैं 250 वर्ड दे रहा हूँ, फिर आज के बाद कुछ क्वेश्चंस फिर 125 वर्ड्स के दूंगा. ठीक है गाइस, क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा देखिएगा. कल आपको कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे. कल आपको ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देंगे. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस देख लीजिएगा. एक पार्लियामेंट से क्वेश्चन है पीएससी वाला, और एक फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन. क्लियर है? द मोर यू प्रैक्टिस उतना ही. और जो लोग मेंस वाले हैं, इससे अगर आप घर में लिखना ना तो एग्जामिनेशन कंडीशन में लिखना. ये नहीं कि किताब का सहारा ले रहे हैं. भाई थोड़ा बहुत तो प्रीलिम्स याद ही होगा कि मेनका गांधी केस क्या था. ओके, क्यों इसने क्यों नया जजमेंट क्रिएट कर दिया था. ओके, यस तरशी बेटा, क्या था मेनका गांधी केस? मूवमेंट की राइट. वेरी गुड. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इससे पहले वाला कौन सा केस था? नहीं, इससे पहले वाला कौन सा था जिसमें इसमें इसमें आपके मेनका गांधी केस में ब्रॉडर व्यू लिया गया था ना. नेहरू व्यू किसने लिया गया था? ए.के. गोपालन. मेनका गांधी केस वाज द अपोजिट ऑफ ए.के. गोपालन केस. अब ये सब पॉलिटी में आपको याद होना चाहिए कि ए.के. गोपालन केस क्या था और उसके बाद में मेनका गांधी केस क्या था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्लास 2 मिनट लूंगा. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ है. किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 कि किसी की लाइफ एंड लिबर्टी ली जा सकती है ओनली विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ. भले ही वो प्रोसीजर कितना ही कठोर हो, भले ही वो प्रोसीजर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करता हो, कुछ नहीं कर सकता. मतलब अगर हमारे माननीय मतलब एमपी और एमएलए कोई कानून को विधिवत लेके आते हैं, आई होप इतनी हिंदी समझ लेते होंगे, कोई कानून को विधिवत लेकर के आते हैं, भले ही वो कानून कितना ही कठोर हो, पर उस कानून को अगर सही तरीके से पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ने पास किया है तो इट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ. ओके, पर अमेरिका में कॉन्सेप्ट क्या है? अमेरिका में कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन जनरल क्लास, ये कानून की और कानून बनाने वालों की मंशा देखता है. मंशा, इंटेंशन. मंशा मतलब इंटेंशन, कि कानून बनाने वाले कानून किस इंटेंशन से बना रहे थे या कानून किस इंटेंशन से बना है. भले ही कानून सही प्रक्रिया के थ्रू बना हो, पर अगर इंटेंशन गलत है तो वहां का कोर्ट कानून को नल एंड वॉइड कर. तो ओके, तो कहने का मतलब ये है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब हमारे यहाँ जब पहली बार ये जो सुप्रीम कोर्ट में आपके आर्टिकल 19 इज इक्वल टू आर्टिकल 21 चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 19 लिबर्टी जो फ्रीडम्स दे रखे हैं वो आर्टिकल 21 है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 केस में, जिसमें कहा कि आर्टिकल 19 कैन नॉट बी इक्वल टू आर्टिकल 21. ये जो केस हल्का सा आंसर समझा रहा हूँ, ओके, जिन्हें याद नहीं उनको याद दिला दे रहा हूँ. आर्टिकल 19 और सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया कि आर्टिकल 19 इज नॉट इक्वल टू आर्टिकल 20. तो मतलब हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ. पर मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को पलटा. उन्होंने कहा आर्टिकल 19 इज इक्वल टू आर्टिकल 21. ओके, उसने कहा कि भारत में ये नहीं कि अगर जो हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, जो मंत्री हैं, जो
आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ भी कानून के नाम पे कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम देखेंगे कि वो जो कानून बनाया है वो कितना किस तरह का कानून है, कितना कैसा कानून है, और आपके वो कानून कहीं फंडामेंटल राइट्स को अवहेलना तो नहीं करता। तो मेनका गांधी वाले केस के बाद हमारे क्या इन जनरल इंडियन जुरिस्प्रूडेंस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनफॉर्मली शामिल हो गया। तो क्वेश्चन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो पॉइंट है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से नहीं है, मतलब वो ओवरऑल, मतलब एक होता ना ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है या क्या उसके ऑब्जेक्टिव, वो चीज वो ड्यू प्रोसेस, वो तो ड्यू प्रोसेस लॉ आपके जनरल फंडामेंटल राइट्स और जो जो लॉ बनते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है या नहीं है, दैट इज क्लियर है गाइस। ये दो क्वेश्चन को ट्राई करिएगा खास तौर से। यस, फॉर्मली पर आपको यहाँ केस बताने पड़ेंगे ना, किस किस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दे रखा, लगाया ड्यू प्रोसेस, वो चीज आपको केसेस याद रखने पड़े। मेंस में अगर आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के केस याद है, ओके, क्योंकि मैं अपने पॉलिटिकल लेक्चर्स में हमेशा सुप्रीम कोर्ट के केसेस के साथ पढ़ाता हूँ, तो केस याद हैं तो इट्स लाइक, तो आपको बहुत एज मिल जाता है अपने आंसर। सुप्रीम कोर्ट के केसेस आंसर में लिखना मतलब जस्ट लाइक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन लिखना, आपको बहुत एज मिलता है। मतलब आप कम शब्द लिखो पर सुप्रीम कोर्ट को केस कोट कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, तो कल आपको हम दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन दे रहे हैं, क्लियर है गाइस? ओके, रिवीजन कर दिया और इसका लिख करके दिखाइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। आपकी इथिक्स एंड की क्लास विद इन 5 मिनट्स में शुरू होगी। थैंक यू।